गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। यहाँ पे हमें क्या करना है, बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और दो केस दिए हैं। केस वन में मैंने कहा है A इज अ सबसेट ऑफ B। यहाँ पर A जो है वो सबसेट होगा B का। केस टू में मैंने कहा है A इंटरसेक्शन B जो है वो किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। इन दोनों केसेस में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर A जो है वो सबसेट है B का, तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B जो है वो किसके बराबर आएगा बच्चों, वो सबसेट के बराबर आएगा, डेट मीन्स A के बराबर आएगा। तो डेट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और ये भी दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा दूसरे केस में भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A निकालना है। फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब देखिए सिंस A इंटरसेक्शन B जो है वो फाई के बराबर है, तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, A इंटरसेक्शन B की, वो क्या होगी, 0 होगी। तो 0 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ जाएगा। फिर इसमें आप एक बार ध्यान रखिएगा, अगर A सबसेट है B का तो इस केस में इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो A के बराबर होगा, और अगर मान लीजिए A इंटरसेक्शन B फाई के बराबर है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों रूल्स आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैंने कहा अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको एक कपल दे रखा है, उसके 2 बच्चे हैं, सही। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। दोनों के दोनों बच्चे जो है मेल हो। गिवन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ मेल, कि कम से कम एक जो है चिल्ड्रन वो मेल हो, सही। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट E be the event that both children are male, और F को हम डिफाइन कर रहे हैं, F be the event that at least one children is male। क्लियर है। तो देखिए इन्होंने पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F पूछा है, सही। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो पहले हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस बना लेते हैं, सही। इन्होंने कहा फैमिली है, उनके 2 बच्चे हैं, तो देखिए दोनों मेल हो सकते हैं, मतलब बॉय, चलो मेल लिख देते हैं, दोनों मेल हो सकते हैं, सही। और ये भी हो सकता है एक मेल और एक फीमेल हो, क्लियर। और इस केस में बड़ा जो है मेल है और छोटा क्या है, फीमेल है बच्चा।
ये भी हो सकता है बड़ा बच्चा फीमेल हो और छोटा बच्चा मेल हो, और ये भी हो सकता है दोनों बच्चे जो है वो फीमेल हो। तो पहले आप इस तरीके से जो है सैंपल स्पेस बना लीजिएगा। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ का, पहले तो एफ निकालिए। एफ में क्या है, एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक चिल्ड्रन जो है वो मेल हो, तो इसमें ये आ गया। क्लियर? तो इन तीन केसेस में एक चिल्ड्रन जो है वो मेल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। अब ई इंटरसेक्शन एफ, इन्होंने कहा दोनों के दोनों चिल्ड्रन जो है वो मेल होने चाहिए, तो दोनों के दोनों चिल्ड्रन मेल किस में है, सिर्फ इसमें है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पहले में निकालना है एटलीस्ट, एफ का मतलब है एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज मेल, तो इन तीन केसेस में वन चिल्ड्रन जो है वो मेल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। फेवरेबल 3 है, टोटल 4 है, तो 3/4 आ जाएगी। आगे ई इंटरसेक्शन, आप ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालोगे, आप इसी में ई ढूंढ लो, अलग से ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, इसी में ई ढूंढ लो। ई का मतलब है 4 चिल्ड्रन आर मेल, तो ये वाला होगा ई इंटरसेक्शन एफ एक केस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। सॉल्व किया तो 1/3 आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। तो ई मानेंगे, ई भी द इवेंट दैट both children are females. सही? If it is known that elder child is female, or F be the event that elder child is फीमेल, मतलब बड़ा बच्चा जो है फीमेल हो, ये आपको गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ की। क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले एफ देखिए, एफ में इन्होंने कहा है एल्डर चाइल्ड जो है वो फीमेल होना चाहिए, तो किस किस केस में एल्डर चाइल्ड जो है वो फीमेल है, इन दो केसेस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/4। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो इसी में ई ढूंढ लो आप। ई में क्या कहें, ई बी द इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, तो ये एक है ये वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1/4, तो आंसर क्या जाएगा 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन्होंने कहा है सपोज दैट 5% ऑफ द मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। सही? इसमें उन्होंने कहा है 5% मैन के जो है ग्रे हेयर है और 0.25% वुमेन जो है उनके ग्रे हेयर है। क्लियर है? अच्छा आगे कहते हैं
अ ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब हमने क्या किया, ग्रे हेयर पर्सन जो है सेलेक्ट किया एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल? क्या प्रोबेबिलिटी है वो मेल? क्लियर है? अच्छा, अब उन्होंने क्या है कि मेल और फीमेल जो है वो इक्वल नंबर्स में है। वो क्या है, इक्वल नंबर्स में है। क्लियर है? तो इसमें इन्होंने पूछा गया बच्चों, हमने एक पर्सन सिलेक्ट किया, वो ग्रे हेयर पर्सन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल हो? क्लियर है? तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, लेट जी बी द इवेंट एट selected person have gray hair, सही, और M be the event that selected person is male, और F be the event that selected person is female, कि selected person क्या हो, female। अब देखिए, अब इन्होंने कहा हमने एक पर्सन सिलेक्ट किया, उसके ग्रे हेयर है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल हो, ये आपसे पूछे। सही है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। पहले हम निकालेंगे, हमने एक पर्सन सेलेक्ट किया वो मेल हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि जो मेल पर्सन है उसके ग्रे हेयर हो, सही, अपॉन में यही आ जाएगा, और प्लस में सेलेक्टेड पर्सन जो है वो फीमेल हो और फीमेल के ग्रे हेयर हो, ये आ जाएगा। सही। अब उन्होंने कहा जो नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स हैं, मैन और अच्छा, इन्होंने मैन और वुमेन का है ना, तो यहाँ W ले लेता हूँ मैं। ऐसे तो एक ही बात है, मगर वुमेन और ये मैन, जो वर्ड उन्होंने यूज किया ना, अभी वही यूज करना। अब देखिए, एक पर्सन के मेल और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, क्यों, इक्वल नंबर ऑफ जो है मैन और वुमेन है, तो मैन के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। सही। अच्छा, अब मैन के जो है ग्रे हेयर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5%। नेक्स्ट, वुमेन, आपने एक पर्सन सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो वुमेन हो, 1/2 होगी, और वुमेन के ग्रे हेयर की प्रोबेबिलिटी है 0.25%। सही। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने कहा सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड। सही, कि आपको ये दे रखा है कि 90% लोग जो है वो राइट हैंडेड है। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। कि मतलब आपने 10 लोग जो है सेलेक्ट किए, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें एटमोस्ट 6 जो है
वो क्या हो, राइट हैंडेड हो। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग। तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 6 होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 या 0, इन इतने पर्सन की क्या हो, वो क्या हो, राइट हैंडेड हो। क्लियर है। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर इन्होंने कहा है आप एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, उसके राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है आपको, 90% दे रखी है। अब वो कहते हैं ऐसे हमने जो है 10 पर्सन को जो है सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है उनमें से एटमोस्ट 6 जो है वो राइट हैंडेड। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए इसमें हम बर्नौली ट्रायल्स लगाएंगे। तो राइट हैंडेड, लेट R be the event that selected या X, क्लियर है, या आप सीधा भी लिख दिए। यहाँ पे P जो है वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग राइट हैंडेड पर्सन। वो दे रखी है आपको 9/10। सही, उससे पहले चाहो तो लिख देना लेट R be the event that, चलो मैं लिख देता हूँ let R be the event that selected person is right handed। सही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R क्या देते हैं, 9/10। अच्छा Q क्या होता है, ये स्मॉल p लिखते हैं। Q क्या होता है, 1 माइनस p। सही, अब वो कहते हैं नंबर ऑफ राइट हैंडेड पर्सन 6 और 6 से कम होनी चाहिए। मतलब वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। सही, इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो 1 माइनस नंबर ऑफ राइट हैंडेड पर्सन 7 हो, 8 हो, 9 हो और 10 हो। 10 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते ना। सही, हमने पढ़ा था ना जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती है उनका सम 1 होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 10 का सम क्या होगा, 1 होगा। तो उस फॉर्म में से इनका सम जो होगा 1 माइनस दिस आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका, NCR, N हो गया 10, CR, R है 7, P की पावर R और Q की पावर N माइनस R, फिर 10C8, P की पावर 8 और Q की पावर N माइनस R, 10C9, 9/10 की पावर 9, 1/10 की पावर 10 माइनस R, प्लस 10C10, 9/10 की पावर 10 और Q 1/10 की पावर 0। क्लियर बच्चों, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उन्होंने कहा एन अर्न कंटेन 25 बॉल्स। एक अर्न है उसमें 25 बॉल्स हैं, उसमें 10 पे जो है एक्स मार्क लिखा है और रिमेनिंग 15 पर वाई मार्क लिखा है। सही। अ बॉल इज रन एट रैंडम। फिर हमने क्या किया, अर्न में से एक बॉल जो है रैंडमली निकाल ली और इट्स मार्क इज नोटेड। हमने उसको क्या किया, उसका जो मार्क है वो देख लिया। सही है। और उसको दोबारा से बैग के अंदर रख दिया। ऐसे हमने क्या की, टोटल 6 बॉल्स निकाली। तो डेट मीन्स एन जो है यहाँ पे 6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट। पहले केस में हमें ये प्रोबेबिलिटी निकाली है कि ऑल विल बियर 6 मार्क, एक्स मार्क सॉरी, ऑल विल बियर एक्स मार्क, मतलब 6 की 6 बॉल्स पर एक्स मार्क। क्लियर है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सारी की सारी जो बॉल्स हैं उसके ऊपर एक्स मार्क। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मार्क बॉल क्या होगी। सही। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x be the event at drawn ball is x mark। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मार्क बॉल क्या होगी बच्चों, फेवरेबल कितनी है 10, टोटल कितनी है 25। तो 10 बाई 25, 5 से काट दीजिए 2/5। इसे हम मान लेते हैं p, q 1 माइनस p, डेट मीन्स 3/5। क्लियर है। अच्छा, तो इन्होंने कहा है यहाँ पर कि सब पर x मार्क हो, मतलब x मार्क बॉल्स कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। क्लियर है। इसका फार्मूला क्या होता है, NCR, n कितना है 6, C6, p आपको दे रखा है 2/5 की पावर 6 और q 1/5 की पावर n माइनस r। क्लियर है। देखिए ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r का, NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r। अच्छा, दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है, देखिए दूसरे पार्ट जो है ना उसमें उन्होंने जो बेस है उसे वाई मार्क बना लिया है। तो उसको मैं बाद में करूंगा, थर्ड को भी बाद में करूंगा, पहले फोर्थ करवा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में उन्होंने कहा है कि द नंबर ऑफ बॉल्स विथ एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। मतलब एक्स मार्क और वाई मार्क वाली जो बॉल्स हैं वो सेम हो। 6 बॉल्स हैं, उसमें से 6 बॉल्स हमने क्या की निकाली है, उसमें इक्वल नंबर जो है एक्स मार्क आनी चाहिए, इक्वल नंबर वाई मार्क। नंबर ऑफ एक्स मार्क बॉल्स और नंबर ऑफ वाई मार्क बॉल्स सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। सही। तो इन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ number of balls with X mark and Y mark are equal। क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स मार्क बॉल कितनी होनी चाहिए, 3। अब ये फार्मूला लगा दीजिए, आर की जगह 3 रख दीजिए यहाँ पे। तो ये होगा आंसर इसका NCR, आर की जगह 3, P की पावर, P कितना है 2/5 R और Q की पावर, Q बच्चों ने गड़बड़ कर दिया, 3/5 है, 3/5 की पावर 6 माइनस 3। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको सेकंड और थर्ड पार्ट कराता हूँ। वहाँ पर जो बेस इन्होंने चेंज कर दिया है। बेस क्या बना दिया इन्होंने, वाई मार्क को बेस बना लिया इन्होंने। सही। तो हम दोबारा से बेस बनाएंगे यहाँ पे।
यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट y be the event that drawn ball is y mark। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/25, डेट मीन्स 3/5। इसको हम ले लेंगे स्मॉल, और q क्या होगा 1 - p। क्लियर है? अब देखिए सेकंड पार्ट में मैंने क्या कहा है, not more than 2 will be bear y mark, not more than 2 will bear y mark, मतलब 2 से ज्यादा पर y मार्क नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मतलब आपने बॉल्स निकाली, कितनी बॉल्स निकाली है? 6 बॉल्स निकाली हैं, उनमें से 2 से ज्यादा पे y मार्क नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। मतलब y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अब इसके लिए r की वैल्यू है 0, इसके लिए r की वैल्यू है 1, और इसके लिए r की वैल्यू क्या है 2, और इन सब के लिए p है 3/5 और q है 2/5। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है NCR p की पावर r और q की पावर n - r, 6c1 3/5 की पावर 1, 2/5 की पावर 6 - 1, 6c2 3/5 की पावर 2, 2/5 की पावर 6 - 2। सही? तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसमें मैंने कहा एटलीस्ट 1 बॉल विल बियर y मार्क, एटलीस्ट 1 बॉल विल बियर y मार्क, मतलब कम से कम एक बॉल जो है उसके ऊपर y मार्क हो। सही? मतलब कम से कम एक बॉल जो है उसके ऊपर y मार्क जरूर होना चाहिए। क्लियर है? हम लिखेंगे y की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए। सही? मतलब 1 और 1 से ज्यादा, तो यहाँ आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब लगा दीजिए फॉर्मूला 6c0 p कितना है 3/5 पावर 0 और 2/5 की पावर 6 - 2। अब ये सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एक बार आप बर्नौली ट्रायंगल्स के जो फॉर्मूला है वो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर वो कहते हैं इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। एक हर्डल रेस है, वहाँ पे एक प्लेयर है, उसको 10 हर्डल्स को क्या करना है, क्रॉस करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल। सही, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट P be the event that person clears the hurdle। सही, या कुछ P मान लें, C मान लेंगे। तो PC किसके बराबर दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C 5/6। क्लियर है। अब वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, वो 2 से कम हर्डल्स को क्या करे, घेरे। सही, तो इसमें हम क्या करेंगे, उन्होंने घेरने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। What is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles, मतलब वो 2 से कम हर्डल्स को क्या करे, घेरे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं। लेट C be the event that person knock down the hurdle। क्लियर है। अच्छा, अब हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ हर्डल्स नॉक डाउन बाय पर्सन, जो है वो कैपिटल X। तो यहाँ पे जो कैपिटल X की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, फ्यूअर देन, मतलब लेस देन 2 होनी चाहिए। मतलब X की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। उन्होंने वो 2 से कम हर्डल्स को क्या करे, घेरे। क्लियर है। तो इसे हमने मान लिया P। तो Q क्या होता है, 1 माइनस P, डेट मीन्स 1/6। तो यहाँ पे R की वैल्यू 0 है और यहाँ पे R की वैल्यू 1 है। तो बर्नौली ट्रायल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NCR। सही, कितने हर्डल्स क्रॉस करने हैं उसको, 10। तो N आपको 10 दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला होगा, 10C0 P 5/6 की पावर R, सही, इंटू 1/6 की पावर 10-0। अब इसे लेंगे, यहाँ पे R की वैल्यू 1 है, क्या फॉर्मूला होता है, NCR P की पावर R और Q की पावर 10-R। ये हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है, इसे सॉल्व आपको खुद करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा है अ डाइस थ्रोन अगेन एंड अगेन। हम क्या कर रहे हैं, एक डाइस को अगेन एंड अगेन थ्रो कर रहे हैं जब तक कि 3 सिक्सेस नहीं आ जाते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन 6th थ्रो ऑफ द डाई। देखिए उन्होंने कहा थर्ड 6 जो है वो 6th थ्रो में आना चाहिए डाइस की। क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें उन्होंने कहा एक पर्सन है वो डाइस को फेंकता रहेगा। कब तक फेंकता रहेगा, जब तक वो 3 बार सिक्सेस ऑब्टेन ना कर ले। अब वो पूछते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो थर्ड 6 है वो 6th थ्रो में है। तो इसका मतलब जो है पहली 5 थ्रो में 2 सिक्सेस आएंगे।
और छठी थ्रो में थर्ड 6 आया होगा। यही मतलब है ना इसका। तो इसमें हम बर्नौली ट्रायल लगा देंगे। यहाँ पे हम कितनी बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं 5, तो n5 हो गया। हमें कितनी बार 6 चाहिए, 2 बार 6 चाहिए। क्लियर है? तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, डिफाइन आप खुद कर लेना। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सिंगल थ्रो फॉर डाइस में 1/6। तो Q कितना आ गया 1 माइनस P, दैट मीन्स 5/6। अब हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ सिक्सेस इज इक्वल टू कैपिटल X। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड 6 कम्स इन 6th। क्लियर है? इसका मतलब हो गया पहली 5 ट्रायल में 2 6 आए। प्रोबेबिलिटी दैट 2 6 इन फर्स्ट 5 ट्रायल्स। सही? और फिर इनटू 6 इन 6th ट्रायल। ठीक है? इसको निकालने के लिए हमारे पास n कितना है 5 है और r कितना है 2 है। मतलब पहले 5 ट्रायल में 2 बार 6 आए। तो फॉर्मूला क्या होगा NCR P दे रखे 1/6 की पावर r और Q 5/6 की पावर n माइनस r। सही? अच्छा, 6 ट्रायल में 6 आए। सही? एक ट्रायल में 6 ट्रायल, एक पर्टिकुलर ट्रायल तो हो गया, उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। तो पहले हमने निकालना, पहले 5 ट्रायल में 2 बार 6 आए, वो बर्नौली ट्रायल से निकाल लिया। फिर हमें निकालना है 6 ट्रायल में 6 आए, तो वो 1/6 हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ 6 इन फर्स्ट 5 ट्रायल्स। क्लियर है सर? अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मैंने कहा अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने क्या किया, एक लीप ईयर सेलेक्ट किया है रैंडमली। व्हाट इज द चांसेस इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 53 ट्यूसडेज आए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अ लीप ईयर इंक्लूड्स जो एक लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। सही है? विच है 52 कंप्लीट वीक्स। इसमें 52 जो होते हैं वो कंप्लीट वीक्स होते हैं। सही? मतलब इसमें 52 टाइम्स संडे आएगा, 52 टाइम्स मंडे आएगा, 52 टाइम्स ट्यूसडे आएगा, 52 टाइम्स वेंसडे आएगा, 52 टाइम्स थर्सडे आएगा, 52 टाइम्स फ्राइडे आएगा, 52 टाइम्स सैटरडे आएगा। सही? विथ 2 डेज एडिशन। और इसमें 2 क्या होंगे एडिशनल डेज होंगे। कैसे? देखिए 52 कंप्लीट बाई वीक आएंगे। मतलब एक वीक जो है तो मतलब एक कंप्लीट वीक जो होता है उसमें 7 डेज होते हैं ना, तो ऐसे 52 कंप्लीट वीक्स आते हैं। तो 52 इंटू 7 कितना हो गया 364। बच के 2 दिन, वो 2 दिन हम एडिशनल मान लेते हैं।
सही। 52 कंप्लीट वीक्स मतलब 52 बार संडे जरूर आएगा, 52 बार मंडे जरूर आएगा, 52 बार ट्यूसडे जरूर आएगा, ऐसे ही 52 बार वेंसडे, 52 बार थर्सडे, 52 बार फ्राइडे, 52 बार सैटरडे जरूर आएगा, और 2 दिन एडिशनल होंगे। अब देखिए these 2 days can be सही। ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? ये संडे मंडे भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे वेंसडे भी हो सकते हैं, वेंसडे थर्सडे भी हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकते हैं, और सैटरडे संडे भी हो सकते हैं। मतलब 52 कंप्लीट वीक्स हैं। 52 बार संडे जरूर आएगा, 52 बार मंडे जरूर आएगा, 52 बार ट्यूसडे, ऐसे ही 52 बार वेंसडे, 52 बार थर्सडे, 52 बार फ्राइडे, 52 बार सैटरडे जरूर आएगा। उसके बाद 2 दिन बच जाते हैं। वो 2 दिन ये हो सकते हैं, 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 और ये हो सकते हैं। अब उन्होंने पूछा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडेज। अब यहाँ पे 53 ट्यूसडेज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखिए 52 ट्यूसडे तो आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है इसमें ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे ट्यूसडे कहाँ आ रहा है? इन 2 जगह आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। क्लियर है? तो ये आंसर है। इन 2 जगह जो है एडिशनल ट्यूसडे आ रहा है, मगर पूछा तो 53 ट्यूसडे की है, हमें एडिशनल ट्यूसडे ही निकालना है। जबकि क्यों? क्योंकि 52 ट्यूसडे तो आ ही रहे हैं ना, इसमें एक फालतू ट्यूसडे अगर आ गया तो टोटल 53 ट्यूसडे बन जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है इस सैंपल में, 7 सैंपल में ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/7। सही। तो ये आंसर है। अब मैं कुछ और आंसर क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अगर यहाँ लिखा है 53 ट्यूसडे एंड 53 वेंसडे, मतलब 53 ट्यूसडे है, 53 वेंसडे है, तो इसका मतलब है ये जो सैंपल्स दे रखे हैं इनमें एक ट्यूसडे और एक वेंसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों है। एंड का है ना, एंड का मतलब होता है दोनों चीजें हैं। तो ऐसा सैंपल पॉइंट देखिए जिसमें एडिशनल ट्यूसडे भी आ जाए और वेंसडे भी आ जाए, तो वो केवल एक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/7। क्लियर है? अच्छा, अगर ये आ गए 53 ट्यूसडे और 53 वेंसडे, मतलब या तो 53 ट्यूसडे हो जाए या 53 वेंसडे हो जाए। सही। और का मतलब है कोई एक हो जाए या दोनों हो जाए। तो इस केस में देखिए 53 ट्यूसडे हो रहे हैं, इस केस में देखिए 53 ट्यूसडे और वेंसडे दोनों हो रहे हैं, इस केस में देखिए 53 वेंसडे हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/7। क्या होगा इसका आंसर? 3/7। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे 53 ट्यूसडे पूछ ले, 53 संडे पूछ ले, कुछ भी 53 पूछ ले, सबका आंसर सेम ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर ये पूछ ले 53 संडे और 53 सैटरडे, और का है ना, तो मतलब या तो संडे फालतू हो जाए या सैटरडे फालतू हो जाए। तो देखिए कहाँ का संडे और सैटरडे फालतू हो रहा है? यहाँ पे संडे फालतू हो रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे सैटरडे फालतू हो रहा है, यहाँ पे सैटरडे संडे दोनों फालतू हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3/7। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ वेंसडे, 53 संडे हो जाए फालतू हो जाए, सॉरी, या 53 वेंसडे हो जाए, तो देखिए संडे का फालतू हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, वेंसडे का फालतू हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/7। क्लियर है? अच्छा, ये पूछे 53 संडे एंड 53 वेंसडे, एंड का मतलब होता है दोनों चीज़ें फालतू होनी चाहिए। तो ऐसा आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है जहाँ पर दोनों चीज़ें फालतू हो जाए। यहाँ पे संडे फालतू हो रहा है, यहाँ पे वेंसडे फालतू हो रहा है, यहाँ पे वेंसडे फालतू हो रहा है, यहाँ पे संडे फालतू हो रहा है, मगर ऐसा कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं है जहाँ पर दोनों फालतू हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0/7। क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चन एक तरीके से ये है कि 53 ट्यूसडे आप छोड़ दो, आप ये देखो इस 7 केसेस में एडिशनल ट्यूसडे कहाँ बन रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। क्यों?
उन्होंने पूछी तो 53 ट्यूसडे की है, मगर 53 ट्यूसडे की उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है, मगर 52 तो आना ही है ना। तो आपसे पूछा गया है एक एडिशनल ट्यूसडे की उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है इन लास्ट 2 डेज। क्यों? पहले जो 364 डेज होते हैं उसमें 52 सारी चीज़ें आ चुकी होती हैं, आखिरी के 2 दिन जो होते हैं ना 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, सही, उसमें उन्होंने ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है इस क्वेश्चन में। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से।